बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज और दयारे गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। साहले समंदर पर एक मफलूकुल हाल करीबुल मर्ग शहर मौजूद है, जिसके जिस्म पर शेर के पंजों के निशान दिखाई देते हैं, जिसकी गर्दन पतंग के मांझे से कटी हुई है, जिसके सीने में तीर पैवस्ता है, जिसका सर क्रिकेट के बल्ले से मार मार कर फाड़ दिया गया है, जिसके बासी दिन दिहाड़े अपने घर की दहलीज पे खड़े हुए लुट जाते हैं और खाली लूटते नहीं हैं, लूटने के बाद मार दिए जाते हैं, जिनके घरों में नलों में पानी तो नहीं पहुंचता, महीनों भर तरसते रहते हैं पानी को, लेकिन टैंकर आधे घंटे में पहुंच जाता है। ये वो शहर जो अपनी बका की जंग लड़ रहा है, जिसमें अगर बात की जाए पूरे पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट को 95% से ज़्यादा हैंडल करता है, जो मुल्क पाकिस्तान की जीडीपी का 60% से ज़ायद रेवेन्यू इस मुल्क पाकिस्तान को इकट्ठा करके देता है। इस छलनी स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इस शहर को शहर कराची कहते हैं। इस शहर की बात करने की कोशिश तो सब करते हैं, लेकिन इस शहर की सुनेगा कौन, सुनवाई कब होगी? क्या इसी तरह से हमारे नौजवान, जिस तरह से हमारे बच्चों की जो आबियारी है वो इस खौफ में होगी? किस तरह से हम अपने बच्चों को आने वाले दिनों में अच्छा मुस्तकबिल दे सकते हैं? बच्चा एक कोरे कागज की मानद होता है, जो आज हम उसके दिमाग में ये जो चीजें आज हम उस कोरे कागज पे लिखेंगे वो कल को बड़ा होकर वही पढ़ के सुनाएगा। तो क्या इस तरह का माहौल हम अपने बच्चों को देंगे? जब वो बच्चे बड़े होंगे तो वो क्या हमें उसका रिटर्न देंगे? क्या आज जो दयारे वतन अपने वतन को छोड़ के दयारे गैर जा रहे हैं वो क्यों जाते हैं? पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज का फुकदान क्या है, क्यों है? जो पाकिस्तान की 60% से ज्यादा जीडीपी को रेवेन्यू इकट्ठा करता है जीडीपी का, क्या वो मुल्क पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं है? क्या उस शहर कराची में अपॉर्चुनिटीज का फुकदान है या अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है? आज इसके ऊपर बात करने की हम कोशिश करेंगे। आज बड़े दो अहम शख्सियात हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं अगर बात करूं मुल्क पाकिस्तान के पुराने सियासतदानों की, तो पाकिस्तान कौमी महाज आज़ादी जिसके बानी मेराज मोहम्मद खान साहब थे, उस पार्टी के जनाब मेरे साथ सादिक जारचवी साहब मौजूद हैं। आज हम शहर कराची के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। सादिक साहब, मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका भी शुक्रिया। मेरे आज के दूसरे मेहमान जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप डेली बेसिस पे उनको सोशल मीडिया के ऊपर शहर की कोई भी मजबूरी, कोई भी मसला, कोई भी परेशानी होती है, कभी प्रेस क्लब पे मौजूद होते हैं, कभी किसी सोसाइटी का मसला हो तो सामने बढ़ चढ़ के बात कर रहे होते हैं। अभी आपने रिसेंटली इलेक्शन में देखा, एक अलायंस सामने आया कराची की तरफ से, जिसको कराची ग्रैंड अलायंस का नाम दिया गया। उसके चेयरमैन जनाब असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह की मेहरबानी। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के तशरीफ लाए। सर आपका शुक्रिया कि आपने हमें सर आप अपना कीमती वक्त निकाल लेते हैं, ये बहुत है। अच्छा असलम साहब, मैं आपसे ही स्टार्ट करूंगा। आप क्या समझते हैं इस वक्त, जिस तरह से मैंने अपने प्रोग्राम की आगाज में बात करने की कोशिश की कि हमारे जो जवान हैं उनके ज़हन में एक अजीब सा खौफ है, घर से निकलेंगे मोबाइल छिन जाएगा, खाली मोबाइल नहीं छिनेगा, जान जाने का खतरा होता है। ये किस तरह का माहौल इस वक्त हम अपने जो है ना वो बच्चों को दे रहे हैं? क्या उम्मीदें रखेंगे ये बच्चे जब पाकिस्तान की भागदौड़ इन्हीं बच्चों के हाथों में होगी? देखें, आपने बड़ा अच्छी बातें कही प्रोग्राम के शुरू में कि इस शहर को लूटने वाले कौन हैं, इस शहर को तबाह और बर्बाद करने वाले कौन हैं। इसकी कोई भी किसी ने भी कसर नहीं छोड़ी। और आज आप ये देख लें कि आज भी इसके साथ वही कुछ हो रहा है जो 1980 में होता था, वही कुछ हो रहा है जो 1970 में होता था। 1970 के बाद इस शहर की तबाही का आगाज़ हुआ। इस शहर के लोगों को कहा गया कि आप कराची को एक अलग सूबा बना लें, लेकिन इस शहर के लोगों ने ये कहा कि हम सिंध के लोगों के साथ सूबे में रहेंगे और उनके साथ रहेंगे। उसका सिला उनको ये मिला कि आज जो है कहीं के भी नहीं है वो। इस शहर में आप ये देख लें, जो आपने अमन व अमान की बात की है, मैंने अभी लेटर भी लिखा है चीफ जस्टिस साहब को कि सिर्फ 1 जनवरी से लेके आज तक 70 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं डकैती की वारदातों में, मुज़ाहमत पर। बिल्कुल ऐसे ही है। 70 ख़ानदान तबाह हो गए। इसके बाद आप ये देखें कि उनमें से कितने लोगों के कातिल पकड़े गए। सही, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं तो इस सिस्टम में जो पाकिस्तान का सिस्टम है
उस पाकिस्तान के सिस्टम में कराची के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, देखिए अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब इसलिए है कि इस शहर में मुकामी पुलिस नहीं है। ओके। मुकामी पुलिस इस शहर की, क्या शहर, सारे शहरों में मुकामी पुलिस होनी चाहिए। आप मुझे बताएं 110-11 थाने हैं जिसमें 80% थानों में कराची का SHO नहीं है। उसको इससे हमदर्दी नहीं है कि गुटखा कहाँ बिक रहा है, मावा कहाँ बिक रहा है, चोरी कहाँ हो रही है, डकैती कहाँ हो रही है, चरस कहाँ बेची जा रही है, हीरोइन कहाँ बेची जा रही है, कोई उसको मतलब नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब है, उसका पूछने वाला कोई नहीं है। आज कराची शहर को आप देख लें कि आज इस शहर में खाली NFC अवार्ड के बाद PFC अवार्ड ही हो जाए ना, तो जब भी कराची को फंडिंग की ज़रूरत ना रहे। PFC अवार्ड नहीं करते, मुकामी पुलिस नहीं देते। इसके लिए हमने ये मंशूर दिया कि पाकिस्तान को तासुब से पाक पाकिस्तान बनाओ। तासुब से पाक पाकिस्तान इस तरह बन सकता है कि जो नामों पे सूबे बने हुए हैं इनकी जगह इंतज़ामी यूनिट बनाए जाएं। पाकिस्तान में 29 डिवीज़न है, फाटा को मिलाएं तो 30, इस्लामाबाद को मिलाएं तो 31, गिलगित बल्तिस्तान को मिलाएं तो 33, कश्मीर को मिलाएं तो 36 डिवीज़न है। तो 36 अगर इंतज़ामी यूनिट बना दी जाए तो तासुब खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। ओके। तो अभी जो आपने बात की ना, ये जितने भी लोग हैं, जैसे अभी सेंसिस की बात है, सेंसिस में आप ये देखें कि सेंसिस में इस शहर के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती की गई है कि 2 करोड़ 5 लाख की आबादी बताई गई है, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान जब बात करते हैं तो कहते हैं कि 3 करोड़ से ज़्यादा अफराद का ये शहर है। सही। तो इस शहर को जब आप पूरा काउंट ही नहीं करेंगे तो इस आबादी का आप देख लें शहर की स्ट्रक्चर क्या है। यानी इस शहर पर 2 करोड़ 5 लाख रुपए की 2 करोड़ 5 लाख आबादी का शहर जाहिर करके यहाँ 3.5 करोड़ अफराद जब रहेंगे तो इसका स्ट्रक्चर भी तबाह हो जाएगा। 5 लाख के जो है ना वो मिलेंगे। रिसोर्सेज तब पानी का, बिजली का, गैस का कहाँ से आप करेंगे, एजुकेशन का, रोड का, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। आप पूरे शहर कराची में चले जाएं, यानी अगर गलियों में तबाही है तो हम बोलते चलो यार गलियों का छोड़ो, मेन रोड जितने बने हुए, शायर फैसल को भी देख लें आप कराची यूनिवर्सिटी रोड को देख लें आप, 2 साल पहले वो रेड लाइन शुरू हुई है और आज तक वहीं के वहीं खोद के पड़ी हुई है। उससे पहले 2.5 अरब रुपए लगाकर यूनिवर्सिटी रोड बनाया गया था। वो 2.5 अरब रुपए इनके बाप के थे, जो इनको नहीं मालूम था कि रेड लाइन आ रही है, इस पे काम हो रहा था सारी चीजें, तो इन्होंने 2.5 अरब रुपए लगा के वो रोड बनाए। वो रोड 2.5 अरब रुपए भी कौम के चले गए। तो ये जब ये तमाम सूरत हाल होगी, लूट मार का बाजार रहेगा, एक चीज बस हर आदमी कहता है कि मेरा उससे ताल्लुक है, मेरे को पैसे उसको देने हैं। यानी आप ये देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी इस शहर को लैंड ग्रेबर लूट रहे हैं। सबसे बड़ा गिरोह जो है इस शहर को लूटने वाला वो लैंड ग्रेबर है। वो मुख्तलिफ शक्लों में कब्जा करते हैं, हर तरीके से जो है ना इस शहर को लूटा जा रहा है। अच्छा असलम साहब, मैं इस पे आऊंगा, मैं सादिक साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूंगा, सीनियर सियासतदान है। सादिक साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शुक्रिया सर। आप मतलब पुराना दौर आपने देखा, वो जब मिराज मोहम्मद खान साहब के साथ आप थे, वो दौर और आज के दौर में आप कराची को कहाँ देखते हैं? बेहतरी की तरफ कुछ इम्प्रूवमेंट आई है या बाकायदा तौर पे इसको किसी साजिश के तहत वापस धकेला गया? नहीं, एक बहुत बड़ी साजिश इसके खिलाफ हुई है कराची के, और अब भी हो रही है। अब हर शोबे के अंदर, मिसाल के तौर पे इतना असला लोगों के पास आ गया है। सबसे पहले तो मैं ये मुतालबा करूँगा आपके तवस्सुत से कि असला का रास्ता बंद किया जाए कि कराची में असला कहाँ से आ रहा है और कौन भेज रहा है, क्यों भेज रहा है, एक बात। दूसरी चीज़, ये नौजवानों के पास असला जो है बाकायदा किराए पे लेते हैं। एक बच्चा अभी पकड़ा गया था, क्योंकि मेरा कोर्ट से ताल्लुक़ होता है, उससे पूछा कहाँ से लिया, उसने बोला पापोश नगर में हमने फलां आदमी से किराए पे ली थी। तो उसने रेंट पे मिल रहा है, मतलब आप जाएं इबादत करने वापस असला रेंट पे मिल रहा है आम, पापोश नगर, नाज़ाबाद, यासीनाबाद, इस जगह सब जगह, और वो लूट मार हो रही है। आप चाहे अभी एक जमाली पुल पे एक हादसा हुआ, चचा और भतीजे आ रहे थे, तो भतीजे को उन्होंने गोली मार दी। भतीजे ने अपने चचा की पिस्तौल से उन पे फायर किया, तो एक डाकू मर गया, एक बच गया। अब वो बाकी जो बच गया उसको पुलिस वाले ले गए। अब क्या करते हैं क्या नहीं करते, एक तो ये कि इनकी ज़मानतें ख़त्म होनी चाहिए, बिल्कुल ज़मानत होनी ही नहीं चाहिए इनके। असला 13D में नहीं होती थी पहले ज़मानत, अब इन्होंने शुरू कर दी।
हमारा कसूर भी है, ये अदलिया का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है कराची ये तो फिर कानून बनना चाहिए ना कि अगर इस तरह से कोई गिरफ्तारी होती है तो उसकी जमानत नहीं होनी चाहिए, बल्कि वकीलों को इसका बाइकाट करना चाहिए। मैं उनमें सबसे पहले शामिल होऊंगा। मैं इसमें ये कहूँगा कि वकीलों को इसमें केस ही नहीं लेने चाहिए। मैं तलाक का, क्रिमिनल कत्ल का ये केस नहीं लेता हूँ, बल्कि तलाक का केस मैंने अभी बीच में एक काया केस, मैं कराची की हदूद से ही बात कर रहा हूँ आपसे। वो ऐसा था कि मियाँ बीवी का ऐसा झगड़ा था, इन हालात पे ही थे कि वो कमाने के लिए यहाँ से बाहर गया, बेगम जो है ना वो उनसे खुश नहीं थी। बहरहाल मुख्तसर ये कि वो मिलाप हो गया, मैंने उनकी तलाक नहीं होने दी और उनको मिला के मैंने उनसे पूछा कि आप माशाल्लाह से आपने अच्छा काम किया। अब इसी तरह से अगर हम शहर कराची को मिलाने की बात करें तो शहर को मिलाने के लिए आप क्या सजेशन करते हैं? जिस तरह से असलम साहब ने कहा कि उसके इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए, तो आप क्या समझते हैं कि कराची को किस तरह बेहतरी की तरफ लाया? इसमें सबसे पहले पुलिस की बेहतरी की जाए, जैसे इन्होंने बात की। इसमें तासुब की बात नहीं है। देखिए नाज़ोबाद का इलाका है मिसाल के तौर पर, अगर वहाँ का SHO वहाँ का रहने वाला होगा तो वो गली के जानता होगा कि ये सरवर साहब है, ये असलम साहब है, ये सादिक साहब है, मैं इनको जानता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर पंजाब की पुलिस पंजाब में रहेगी तो पंजाब लाहौर में गवाल मंडी के इलाके में उसको जानता होगा कि ये भट्ट साहब हैं, ये फलां रहते हैं, ये इस गली में रहते हैं। ये तासुब नहीं होता। इस तरीके से यहाँ पर ये बहुत बुरी हालत है। यहाँ की मुकामी पुलिस नहीं है, यहाँ की मुकामी रेंजर्स का जो तरीक़ेकार है वो किसी को भी बुला के मार धाड़ करते हैं, अपनी ज़बान पे गालियाँ देते हैं। यही चीज़ मशरक़ी पाकिस्तान में हुई है। उनको काला बंगाली, भूखा बंगाली, हमने क्या क्या नाम रखे, बाद में उसका हशर आप देखें कि क्या हुआ। कि ये कराची के मसाइल पे आपने जो बात की है, सबसे इम्पोर्टेंट ये वहाँ उस तरफ जा रही है, ये बात ये नफ़रत की तरफ जा रही है। इसको आपको और हमको मिल के बैठ के काम करना चाहिए कि नफ़रत की तरफ ना जाए, और इन लोगों से कहना चाहिए कि खुदा के वास्ते आप लोग इस पर कंट्रोल करें। अच्छा, बेरोज़गारी इतनी है, बेरोज़गारी मेरे साथ भी थी, लेकिन मैंने तो कभी किसी से पैसे नहीं छीने। अब एक डाकू पकड़ा गया था, हमारे पास केस आया, मैंने कहा क्यों करते हो? कह रहे घर में खाना नहीं था। तो मैंने कहा अगर खाना नहीं है तो दूसरों का पेट चीर के अपना पेट भरोगे तुम, ये कितनी बुरी चीज़ है। तो बहरहाल मुख्तसर ये कहने का मतलब कि ये जो चीज़ें होती हैं ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी बात है कि वो लूट मार कर रहे हैं, और पुलिस में इनके साथ है। बहुत से लोगों को इनमें पुलिस भी एक थाने का भी मतलब एक शेल्टर मिल रहा है, बिल्कुल शेल्टर मिल रहा है पुलिस का साथ। जिस तरह से सादिक साहब ने पॉइंट उठाया कि जो बेरोजगारी है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जिस तरह मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज में बात करने की कोशिश की, अपॉर्चुनिटीज तो गवर्नमेंट का काम है क्रिएट करना। इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, इंडस्ट्रीज लगेगी, लोग पॉजिटिव वे में चलेंगे, इंडस्ट्रीज चल रही होंगी तो लोग यकीनन बेरोजगारी नहीं होगी, रोजगार मिले। तो उसके लिए किस तरह के यूनिट्स आप समझते हैं कि कराची में लगने चाहिए? इन्वेस्टमेंट किस तरह की आनी चाहिए जिससे बेरोजगारी खत्म हो सकती है? देखिए, कराची का सबसे बड़ा मसला यही है कि सारी इन्वेस्टमेंट कराची में अयूब खान ने लगवा दी थी और दूसरे शहरों में नहीं लगाई गई। ओके। अगर अयूब खान ने सिर्फ कराची को ही अगर टारगेट किया और कराची की तरक्की के लिए कि भाई कराची के अंदर सारी इंडस्ट्री लगेगी, सारी सहूलतें यहाँ मौजूद थी, सारी इंडस्ट्रियाँ लग गई तो सारी आबादी का फिलो यहाँ आ गया। जो अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हुई उसकी एक वजह ये भी है। आप मुझे बताएं कि पूरे सिंध में किसी जगह आपने हैदराबाद के अलावा कहीं और कोई इंडस्ट्री लगी हुई है? कहीं नहीं। शुगर मिले शायद आपको नजर आ जाए। शुगर मिले तो इसलिए है कि आपको पता है शुगर मिलों में क्या खेल रहा है, कौन है उसके पीछे कौन है। शुगर मिलों में तो सिर्फ हमारे इख्तिदार लोग हैं, वही मालिक है शुगर मिलों के, कहीं पर इंडस्ट्री नहीं लगी। इसके बाद सारा जोर कराची शहर पर है, क्रिमिनल भी कराची में आते हैं। कराची को एक बड़े उसके तहत, बड़ी प्लानिंग के तहत तबाह किया गया और मुसलसल तबाह किया जा रहा है। इससे क्या लोग हासिल करना चाहते हैं मेरी समझ में आज तक नहीं आ सका कि भाई आप क्यों कराची को तबाह करना चाहते हैं। मैं कराची की पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से भी ये सवाल करता हूँ कि ये क्या हो रहा है शहर में। ज़मीनें लूटी जा रही हैं, ज़मीनों की, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक ऐसे आदमी को रजिस्ट्रार लगा दिया गया जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिसको नैब से सिर्फ इसलिए निकाला गया कि उसने वहाँ करप्शन की थी, करप्शन की बुनियाद पर उसे निकाल दिया गया, अब उसको रजिस्ट्रार लगा दिया गया। अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं गुज़िश्ता 1.5 महीने के अंदर एक बिल्कुल प्लानिंग के तहत सोसाइटियों को, भारत सोसाइटियों का भी कसूर है, जिन्होंने लोगों को क्यों नहीं प्लाट दिए। ठीक है ना, 50-50 साल से सोसाइटियां बनी हुई हैं, लोगों के प्लाट क्यों नहीं दिए गए? वो उन करप्ट इंतजामिया से भी, मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर से, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से दुआ गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों की जो सोसाइटियाँ हैं उनको 3 महीने के अंदर बैठाकर हल किया जाए। ये मसले मसाइल की जिसकी ज़मीन है उसको ज़मीन दी जाए ताकि वो पनाहे गरीब, बेवा
ये 3 मजलूम लोग हैं। आप जाके देखें, अभी एक प्लाट है, एक सोसाइटी में प्लाट था, वो औरत 50 साल पहले उसके शौहर ने बुक कराया था, वो मर गया। जब वो उसका इंतकाल हो गया तो बीवी के नाम वो प्लाट हो गया। बीवी जो है ना, अभी बीवी जिस दिन उसको नैब ने बुलाया तो उस दिन उसकी बीवी का भी इंतकाल हो गया। आप मुझे बताएं कि नैब केस को नहीं सुनती, यानी नैब में जो लोग एप्लीकेशन, गरीब आवाम जो है ना बेचारी कहाँ जाएगी। मुझे यहाँ पर ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक से पलट के आएंगे तो यहीं से बात करेंगे। नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश करें कराची के उन मसाइल की और कराची के वसाइल की। वसाइल तो हर कोई इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके मसाइल की निशानदही कौन करेगा। जिस तरह से सोसाइटीज की बात कर रहे हैं असलम साहब के, लैंड ग्रेपर या जो बिल्डर्स हैं, ये जो माफिया हैं, अच्छे बिल्डर भी मौजूद हैं इस कराची के अंदर जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटियां दी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो नाम यूज करते हैं या गरीब आवाम का उस तरह से इस्तेहसाल करते हैं, उनकी अपनी जाती जायदाद जो किसी भी एप्लीकेंट की होती है उसको नहीं मिलती। इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक से लौट के आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से असलम साहब ने एक बड़ा अहम पॉइंट हाईलाइट किया कि कराची के अंदर इस वक्त जो सोसाइटीज़ के नाम के ऊपर जो एक नया सिलसिला चल निकला। पहले 50-50 साल पुरानी सोसाइटीज़ भी इस कराची में मौजूद हैं। जिन लोगों के प्लॉट्स थे उनको मिले, लेकिन कुछ ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखी की जा रही हैं। तो इससे कराची के मसाइल में कितना इजाफा हो रहा है। असलम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। इससे ये जो सोसाइटीज़ वाला मसला आपने उठाया और पिछले दिनों आप प्रेस क्लब पे भी इसका इजहार करते हुए दिखाई दिए, आप क्या समझते हैं कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को या केडीए या एमडीए या जो भी हमारे अथॉरिटीज़ हैं उनका अमल दखल नहीं होता इस तरह की चीज़ों में? देखिए, उनके बगैर कैसे हो सकता है। मैंने से एक ने मुझसे यही सवाल किया था कि भाई अमन व अमान कैसे कायम हो सकता है। तो मैंने बताया कि भाई अगर आज से 5-6 साल पहले आप देख लें तो एक इस्तिलाह चली थी कि फुल फ्राई हाफ फ्राई। अच्छा। जुराइम के लोगों के खिलाफ पुलिस ने एक इस्तिलाह चलाई थी, ओके, फुल फ्राई या हाफ फ्राई। फुल फ्राई वो कहते थे कि यार ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, इसको फुल फ्राई कर दो, मार दो। और हाफ फ्राई ये कहते थे इसकी टांग में गोली मार दो ताकि चलने फिरने से मोहताज हो जाए, या नीचे से इसके पाँव पे गोली मारो। आप मुझे बताएं, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो गई थी ना? आज भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध अगर चाहे तो अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो सकती है। इस शहर के अंदर जो बिल्कुल आबादी का फ्लो है उसको कम करने की कोशिश करे। जैसे कि आपसे अभी बात हो रही थी कि चाय, आप मुझे बताएं कि इस शहर के लोग कितने पहले अपने घरों में चाय बनाते के पीते थे। आज रात को 3-3 बजे तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। 3-3 बजे तक क्या बंद ही नहीं होते चाय के होटल? तो होटल खुले रहते हैं 3-3 बजे तक और लोग बैठे होते हैं। वहीं से चोरियां डकैती, चोर डाकू बैठे होते हैं और वहीं से चोरियां डकैती की प्लानिंग कर रहे होते हैं। क्या वजह है? पूरे मुस्लिम गवर्नमेंट ये कहती है, मुस्लिम ला ये कहता है कि फजर सुबह उठ, अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ और फिर इबादत करके जिसकी तलाश में निकल जाओ। आज हमारे शहर में, उस दिन मैं बाल कटाने जा रहा था तो मैं 11-11:30 बजे निकला हूँ तो मैं 2 दुकानों पे गया, दोनों दुकानें बंद थी, नाई की दुकान सुबह 11:30 बजे। यानी शहर में क्या हो रहा है? ये शहर कैसे पनपेगा जब आप 2 बजे पूरा सिस्टम ही उलट कर दिया है। पूरा सिस्टम उलट कर दिया है। आप रात को सब देख लें, आप 12 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। पूरी दुनिया में नहीं होता, कहीं भी ऐसा नहीं होता है। चंद मार्केटें होती हैं जो रात को भी खुलती है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। 11-12 बजे तमाम मार्केटें बंद हो जाती हैं। खाने की 2, 4, 6, 8, 10 दुकानें खुली होती हैं, उनकी परमिशन होती है। तो ये जो गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो जब इस पर अमल दरामद होगा ना, अमल दरामद गवर्नमेंट ने करना है। हम तो सिर्फ अपील कर सकते हैं। हमने तो ये बताया कि भाई फला आदमी करप्ट है। हमने तो ये बताया कि जितने लोग भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं उनको चेक करो कि उनके पास क्या है, उनके पास असासे कितने हैं। आप खाली कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो मुसलसल बैठे हुए हैं लोग, उनके असासों को ही चेक कर लें आप, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार कितना करप्शन हो रहा है। मतलब कहां से ये पैसा आ कहां से? 70 डिपार्टमेंट में 70-75 डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं। 2008 के बाद, अगर 2013 के बाद अजहर बलो साहब थे, उनके जमाने में ये काम शुरू हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटर बैठाना शुरू किए गए और एडमिनिस्ट्रेटर बैठा के जो है ना वो पैसों में लेना शुरू कर दिया गया और फिर डबल फाइलें बनती रही और वो फाइलें बिकती रही, सारी चीजें होती रही। यानी करप्शन का एक बाजार है। मैंने ये अपनी आज आपके थ्रू भी मैं अपील करता हूं कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटर सोसाइटी के लगे हैं उनके असासों को चेक किया जाए। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके पाँव में चप्पल नहीं थी,
आज वो डिफेंस में रहते हैं, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। कहां से पैसा आया? क्या उन्होंने कभी टैक्स भरा? इस मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि यार इस मुल्क के अंदर किसी ने, जिसको चाहे वो 80 लाख की गाड़ी खरीद लेता है, 50 लाख की गाड़ी खरीद लेता है। 50 लाख की गाड़ी अगर उसने खरीदी है तो टैक्स कितना भर रहा है? अगर वो एक 5 करोड़ के घर में रह रहा है तो कितना उसने टैक्स भरा है? कोई नहीं पूछता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जिसकी मर्जी जो चाहे करे, किसी को पूछना। अभी आप मेरे साथ चले, मैं केएमसी की बिल्डिंग बेच दूं, कोई नहीं पूछेगा। मैं बोलूंगा यार यूं है, फलाना ढिमका है, सारी चीजें, कोई बंदा भी खरीद लेगा, चला जाएगा। यानी कोई कानून नहीं है। असलम साहब, मैं सादिक साहब की तरफ भी चलूंगा। सादिक साहब, बड़ा अहम पॉइंट हाईलाइट किया असलम साहब ने कि ये जो होटल्स हैं 24 घंटे खुले हुए हैं, चाय के होटल, आप क्या समझते हैं कि चोरों डकैतों की आमाजगाहें हैं? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। ये बीच में कोरोना का जब केस हुआ था तो ये बंद हो गए थे सब। और आपको पता होगा कि 11 बजे गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया था। सबसे अच्छा स्टेप सिंध गवर्नमेंट ने लिया। उसमें जो मैं आपको, मेरा इख्तिलाफात अपनी जगह, मुराद अली शाह साहब को इसमें कहूँगा कि उसने कोरोना के सिलसिले में सबसे अच्छा स्टेप कराची में किया कि क्रेडिट जाता है उनको इस बात का। नंबर 2, ये जहाँ तक बात कह रहे थे असलम भाई कि ये नहीं होना चाहिए, और ये हकीकत है, नहीं होना चाहिए। आदमी को सुबह जो है, जो हमारे हर मज़हब के हिसाब से सुबह उठना चाहिए। जहाँ तक ये कह रहे थे कि 11 बजे तक दुकान, 12 बजे और 1 बजे तो दुकान तारिक रोड की खुलती है, लेकिन उसके तो खुलती 4, साढ़े 4, 5 बजे के बाद। लेकिन उसके बरक्स आप अगर लाहौर वगैरह का देखें तो वहाँ अप्रिशिएट करना चाहिए। वही तो ताजिर है यहाँ के बैठे हुए, वहाँ पर भी यही ताजिर है, हमारे पाकिस्तानी ताजिर है, वहाँ पर ही बैठे। लेकिन लाहौर में सुबह 8 बजे दुकानें खुल जाती हैं, कारोबार खुल जाता है, वहाँ शुरू हो जाता है। गुजरांवाला में, गुजरात में, पिंडी इस्लामाबाद में वहाँ खुल जाता है। तो ऐसे यहाँ पर भी सिस्टम यही होना चाहिए कि यहाँ खुलना चाहिए। फिर सबसे बड़ी चीज़ आप ये देखें कि लोगों के रास्ते यूँ बंद कर दिए ना, यहाँ कोई स्पोर्ट्स किस्म की कोई चीज़ है। यहाँ वही स्पोर्ट्स का आलम है कि पाकिस्तान, जब मशरक़ी पाकिस्तान हमारे साथ था तो वहाँ से कोई एक आदमी ये क्रिकेट टीम में नहीं लेते थे। बाद में उन्होंने एक टीम बनाई और वसीम अकरम की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उन्होंने हराया, उन्हीं ने, इस बांग्लादेश वालों ने। तो ये जुल्म होता है, जुल्म पर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जुल्म आज भी कराची के साथ भी ये किया। क्या इस टीम में जो बाहर लेके जा रहे हैं, इस टीम में कराची से कौन है, हैदराबाद से कौन है, सक्कर से कौन है? तो ये जुल्म हो रहा है। ये एक सूबे के साथ आप जुल्म कर रहे हो, जो आपने मशरक़ी पाकिस्तान में किया था। यहाँ लोगों की नफ़रतें फैल रही है। वो हमारे भाई बंद रहते हैं, पंजाब में भी हमारे भाई बंद रहते हैं, हमने उनके लिए। और बीच में तो ये जद्दोजहद हुई थी कि एक साहब ने हमसे कहा कि यार तुम एक नाम ज़रा सा अच्छा नहीं है, दोस्त थे हमारे, अभी नहीं है लेकिन बहुत बड़ा आदमी था वो, अभी दूसरे मुल्क में रहते हैं, कि आप ये लिख दो कि हमें पंजाब का नहीं, कराची का। मैंने कहा यार मैंने पंजाब में भूखा आदमी भी देखा है। मैं लाहौर रेलवे स्टेशन से उतरा तो एक रिक्शा में बैठा कि लाहौर होटल जाना है। जब लाहौर होटल में रुका तो वो बंदा रो रहा था, रिक्शा वाला। मैंने कहा अरे आप तो क्या हुआ, ये आपको रो रहा? कह रहा है जब पुलिस वाला बात कर रहा था इसने सारी दिहाड़ी मेरी ले ली कि यहाँ क्यों खड़ा था। तो कहने का मतलब ये जुल्म वहाँ पर भी होता है, पुलिस वहाँ पे भी ऐसे ही करती है जो यहाँ करती है, लेकिन ये होता है कि कुछ ज़्यादा कुछ कम ये होता लेकिन ये है कि कराची के साथ तो खास करके असलम साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, सिटिंग एमएनए अगर ये बात कहे कि मेरा कराची का डोमिसाइल है, मैं लापता हो जाऊँगा, अगर हमारे एमएनए, हमारे वो सियासतदान भी इतने महफूज नहीं है तो फिर हमें प्रोटेक्शन कौन देगा? हम कराची की बात किससे करने के लिए जाएंगे? देखिए, आप कराची को कोई भी ऑन नहीं करता। आप जो भी स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे, इस शहर का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू होता है उस पर 50% तो सिर्फ फौरी तौर पर ले लिया जाता है। बड़े बड़े ठेकों पर 30% यानी PWD का जो ठेका होता है, जो MNA के कॉन्टेक्ट उसमें आता है, तो 30% तो खुद PWD ले लेती है। 20% जो है वो प्रॉफिट जाता है। तो 50% का काम होता है, 50% में भी से 20% वो बांट देता है, 30% काम होता है। यानी स्पोर्ट्स का शोबा जो है, हेल्थ और स्पोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, कि अगर 1 करोड़ रुपए की दवाई खरीदी जाती है तो अस्पताल में 20 लाख की दवाई पहुंचती है। अल्लाह अकबर। स्पोर्ट्स के शोबे से मैं मुंसलिक हूँ। वहां पर जिस वक्त हम कोई गेम के लिए कोई फंडिंग मांगते हैं कि भाई हमें ये पैसे दे दो, सही, अगर हम 1 लाख रुपए की डिमांड करते हैं तो वो कहते हैं 70,000 रुपए हमें दे दो। और 70 और 30 पे काम चल रहा है। 70% स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइजर लेते हैं और 30% पर वो इवेंट कराते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो उसकी तहकीकात करा लो। तो फिर ऐसा होगा कि फंड भी उसी हिसाब से एलोकेट होते होंगे। देखिए ना, फंड नहीं,
फंड तो 1 करोड़ रुपया 30,000 के काम के लिए, तो 30,000 तो नहीं, फिर 1 लाख ही रखा जाता होगा। 1 लाख रखा जाता है। यानी आप जितने भी काम हो रहे हैं, अब हर काम पर यानी बहुत इतने इदारे हैं, जिन इदारों में सबसे पहले चेक जब देंगे ना आप जिस इदारे में काम करने से पहले, तो 25% तो चेक उसका सिर्फ चेक पे पैसे दिए जाते हैं। इसके बाद 16% जो है वो ऑफिशियल, यानी दुनिया में नहीं होता यार कि इंजीनियर जो काम करा रहा है उसको ऑफिशियली पैसे मिलने चाहिए, अकाउंटेंट को कमीशन मिलना चाहिए। यानी सबसे पहले तो इस शहर में कमीशन बंद होना चाहिए। यानी कमीशन किसी भी इदारे में चले जाएं आप, जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उसके अंदर जितने भी इंजीनियर बैठे हुए, जितने अकाउंटेंट बैठे हुए, जितने लोग बैठे हुए, उनके कमीशन बने हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 16%, कम से कम 16% तो हर हाल में देना है, और ज्यादा से ज्यादा 50-60% देना पड़ता है कि 25% वो चेक पे चला गया, 16% या 80% 20% जो है वो इंजीनियर अकाउंटेंट फला फला को चला गया। तो यहाँ काम कैसे होगा? जब काम नहीं होगा, रोड खराब होंगे, लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो लोगों की। और फिर इसके बाद इस शहर में आप ये देख लें कि शहर का सबसे बड़ा अलमिया ये भी है कि इस शहर का चोर भी नहीं है, इस शहर का डाकू भी नहीं है, इस शहर का पुलिस वाला भी नहीं है, इस शहर के अपने लोग भी नहीं है, इस शहर का पेशीमाम भी नहीं है। यानी शहर का वारिस कौन है? शहर का रहायशी कौन भी है? नहीं है, इस शहर का भिखारी भी नहीं है। यानी आप मुझे बताएं कि मैं एक छोटा सा वाकया आपको बता रहा हूँ कि एक खानदान को मैंने देखा, वो जो है वो भीख मांग रहा था। 4 बच्चे थे, एक माँ थी। अब 4 बच्चे अगर दिन में 1,000 रुपए भी लें, यानी 14 घंटे वो भीख मांग रहे हैं और 1,000 रुपए कमाएं, तो 5 और औरत समेत 5,000 रुपए उसको पर डे मिल रहे हैं। यानी महीने के 1.5 लाख रुपए, जिसमें उसको खाना फ्री मिल रहा है, लाइट के उसको पैसे नहीं देने, इसके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, उसको कोई टैक्स नहीं देना है, वो जाके फुटपाथ पर या कहीं भी जाकर रह लेता है। अब अगर उसके पीछे एक माफिया भी है, और अगर वो माफिया उससे 30% ले लेता है, तो 50 यानी 1 लाख रुपए तो उस फैमिली को मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे। 1 लाख रुपए कौन सी फैमिली इस शहर में कमा रही है? 30,000 25,000 रुपए लोगों की मुलाजमतों में। इस शहर के अंदर एक माफिया है, ठेले का माफिया है। ठेले जितने भी रोड पे लगे होते हैं ना, आप किसी से पूछ लें, सबका एक ही रेट होगा। बड़े बड़े जितने भी रेट ठेले हैं, वहाँ ठेला माफिया बैठी हुई है। मतलब हर जगह पे माफिया का रुझान है। तो साथ ही साथ कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। मैं ऐड ये करना चाह रहा हूँ, आपने देखा होगा सुपर हाईवे पे तमाम फूड स्ट्रीट तकरीबन बन गई है, खाने पीने के होटल वगैरह रात भर चलते, रात भर सुबह से शादी ब्याह भी वहीं होते। लेकिन आपको बड़ा सुन के ताज्जुब होगा, वो वहाँ पर इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के रेस्टोरेंट है वहाँ पर, और वो उनके मुतालिक ये सुना है कि वो उनको बाकायदा टैक्स देते, भत्ता देते। वो रात को आता है बंदा लेने पुलिस की निगरानी में, और वो जाता है, और वहाँ का कोई मुकामी आदमी नहीं है, सब अफगानी टाइप के लोग हैं। और आप ये देखें कि जब ये लगी है अभी उसकी मंडी, क्या नाम है, बकरा मंडी और गाय मंडी, वहाँ से छीना झपटी होती है खुल्लम खुल्ला। पुलिस वाले कहते हैं अच्छा यहाँ से छीना, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से हमसे छीन के, अच्छा कहाँ गए, किस तरफ गए, वो उसको फिर बताते हैं कि यहाँ गए। लेकिन उनकी सरपरस्ती में हो रही है ये। वहाँ बाकायदा एक कोई दबिस्तान पता नहीं क्या नाम था, वो बंद भी रहा है वहाँ पर, वो एक आदमी वो छीना झपटी में इन्वॉल्व है। वहाँ का अफगानी एक ग्रुप है वहाँ। ये तो अभी भी लोगों का बहुत सारे खदशात हैं कि अभी भी मंडी वहाँ लगी है, लोग जाएंगे जानवर लेने के लिए। ये हो रहा है। अच्छा, ये कमिश्नर कराची और ये चीफ सेक्रेटरी किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं यहाँ बैठ के? मैंने एक प्रोग्राम दिया है, आपको भी भेजा है, कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जहाँ पर परेशान करने का, लोगों को तंग करने का, और इसका बाकायदा एक तनख्वाह लेता है एक डिपार्टमेंट इन पूरी कराची में। अल्लाह अकबर। ये परेशान करने का है। ये कमिश्नर कराची क्या कर रहा है बैठ के वहाँ पर, या चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहा है बैठ के, या SSP IG DIG, क्या इसको नहीं मालूम? मुझे और आपको मालूम है सारी कराची का कि वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ भत्ते भी चल रहे हैं, वहाँ आप जाएँ वापिस आके। अभी 3 दिन की बात है, जमाली पुल पे रोका मोटरसाइकिल वाले को, उसने रोका, नहीं रोका तो उसको गोली मार दी। उसने अपने चाचा की गोली से एक डाकू मारा, और एक वो मैंने आपको पहले भी बताया। तो मैंने कहा कि क्या हो रहा है, खुल्लम खुल्ला पुलिस ही नहीं है। यही तो साथी साहब हम कह रहे हैं कि हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। बच्चे हमारे देख के बड़े हो गए, जो बड़े हो गए इनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ असलम भाई की। जो इन्होंने कहा कि यहाँ की मुकामी पुलिस नहीं है। अच्छा, मुकामी पुलिस भी होनी चाहिए, लेकिन हमने एक नोट बात की है, मुकामी पुलिस का होने का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे आप जहाँ रहते हैं वहाँ का अगर SHO होगा उस इलाके का, तो वो आपको जानेगा, बिल्कुल उसको पता होगा ये फलां मोहल्ले का फलां लोग हैं, यहाँ ख्याल रखूँ मैं। लेकिन यहाँ वो नहीं है। सादिक साहब, मुझे यहाँ पर एक बार फिर ब्रेक का इशारा हो रहा है।
नाजरीन, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कराची के उन मसाइल की भी और वसाइल की भी, जिस तरह हमने पहले बात की। तो बहुत एक अहम पॉइंट हमारी आज की जो पैनल है उसमें उठाया उन्होंने कि यहाँ की कोई भी चीज़ लोकल नहीं है, ना पुलिस, ना डाकू, ना चोर, ना भिखारी। तो फिर रहायशी जो है यहाँ के वो कहाँ जाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। ये सोचना होगा कि इन रहायशियों को कौन यहाँ पर जो है ना वो सेफ साइड दे सकता है, कौन इनके मुस्तकबिल का ख्याल कर सकता है। यहाँ पर वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से बात हो रही थी, बड़ा अहम पॉइंट उठाया गया कि कराची को बेसिकली फिर ओन कौन करेगा। ना कराची की पुलिस मुकामी है, ना कराची का चोर डाकू मुकामी है, ना कराची के भिखारी मुकामी है। तो फिर यहाँ के जो लोग यहाँ रहने वाले हैं वो किसके पास फरियाद लेके जाए? तो क्या यहाँ की हुकूमत भी गैर मुकामी है? ये भी देखना होगा कि अगर बाकी के सारे लोग यहाँ के मुकामी नहीं है तो फिर गवर्नमेंट जो है वो कैसे यहाँ किन किन लोगों को चेक करेगी। जिस तरह से डाकू की बात की जा रही है आजकल के, स्पेशली कच्चे के डाकू बड़े मशहूर हैं, तो क्या पक्के के डाकू भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आवाम के लिए? कच्चे के डाकू तो चलो एक नजर आता है कि वो डाकू हैं, तो जो पक्के के डाकू हैं वो किस तरह से काम करते हैं? कराची के हवाले से हम बात कर रहे हैं, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। असलम साहब की तरफ चलूंगा। असलम साहब, कराची में रोडें, गलियां, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज की लाइनें सब टूटी हुई हैं। इतना हम लोग टैक्स देते हैं, इतना पैसा देते हैं, वो कहाँ चला जाता है? मैंने आपको बताया ना कि जितना भी काम, सबके बजट उठा लें, तमाम इदारों के बजट उठाएं कि भाई कितना काम हुआ है इस साल, और वो सारे के सारे आप एंटी करप्शन को दे दें कि कहाँ काम हुए, और आपको अंदाजा हो जाएगा। कोई भी कराची के जितने भी इदारे हैं उनमें दावे से आपसे कहता हूँ कि 50% लोगों के हाथ में अगर हथकड़ी नहीं लगे तो आप मुझे मेरे मुंह पे थूक दीजिएगा। यानी 50% लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। 50% लोगों के पास मौका नहीं है। अगर उनके पास मौका है तो वो भी यही काम करें। जैसे मैं कहूँ यार मैं तो रिश्वत लेती नहीं, अभी मैं जब सीट पे बैठूंगा, जब मौका ही नहीं है तो मैं कैसे लूं? तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सोचना चाहिए, इदारों को सोचना चाहिए। मैंने तो चीफ ऑफ आर्मी साहब से भी अपील करता हूँ कि खुदा के वास्ते ये देखें आप, दुनिया में पाकिस्तान के अंदर हर वक्त जब भी कोई बुरा वक्त आता है तो लोग, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान के लोग फौज की तरफ देखते हैं कि फौज हमारी मदद करेगी। उसी की तरफ अल्लाह के बाद अगर किसी चीज पर लोग भरोसा करते हैं तो वो कहते हैं फौज है, वो फौज आएगी तो सही करेगी। और यहाँ पर फौज को भी बदनाम किया जा रहा है। तो फौज को चाहिए कि आप देखिए, इस्टेब्लिशमेंट है फौज से मेरी मुराद इस्टेब्लिशमेंट है। जिसकी फौज तो बेचारे सब छोटे छोटे उसमें 99.9% फौजी जो है ना बिल्कुल आपको ईमानदार मिलेंगे, ठीक है। अब 2%, 5%, 1%, 0.5% अगर है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज भी लोग फौज की तरफ देख रहे हैं, और खासकर कराची के लोग, कि फौज इस सिलसिले में हमें क्या मदद करेगी, फौज हमारे लिए क्या कर रही है, पाकिस्तान आर्मी का चीफ हमारे लिए क्या कर रहा है। आज हम सब की नजरें पाकिस्तान की आर्मी की तरफ है, क्योंकि लीडरों से मायूस हो चुके हैं। इन लीडरों ने जितना कत्ल आम कराया है शहर के अंदर, भाई को भाई से लड़ाया है। आज आप देख लें कि हम अगर सब एक होते, किसी कौमियत के नाम पर नहीं होते, तो क्या कराची के अंदर कोई तहरीक चलाना कोई मुश्किल काम था? आज हम इतने बटे में, पंजाबी, पठान, सिंधी, महाजिर, देवबंदी, बरेलवी, शिया, अहले हदीस, हिंदू, ईसाई इसमें बटे हुए। लेकिन अगर ये सब एक हो जाए तो अभी देख लें आप मुजफ्फरनगर में, जो मुजफ्फराबाद में जो तहरीक चली, क्योंकि सब एक हो गए थे, तो कितनी देर में हुकूमत को 24 घंटे में फैसला लेना पड़ा। आज कराची के अवाम अपनी कौमियत, अपना मजहब, अपना मसलक सब छोड़ के एक हो जाएं, कराची का मसला भी एक हफ्ते के अंदर हल हो सकता है। कराची के अंदर जितने भी करप्शन हो रहे हैं, जितने भी, यानी पाकिस्तान की एजेंसियों को एक एक आदमी का मालूम है कि कितना करप्ट है। लेकिन उसके लिए कोई लीडर भी तो होना चाहिए। किस लीडरशिप के पीछे एक होंगे? लीडर की जरूरत, देखिए लीडर तो खुद ब खुद पैदा होता है। अगर एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी 2 मिनट में एक अच्छा लीडर निकाल सकती है। एस्टैब्लिशमेंट के लिए कोई मसला नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट चाहे कौमी गवर्नमेंट, अब इस मुल्क में कौमी गवर्नमेंट चलनी चाहिए 3 साल तक, ताकि इस मुल्क की तरक्की हो। इस मुल्क के अंदर देखिए ना, अब ये मुल्क हिंदुस्तान में कहाँ खड़े हम, जो है ना वो कहां पर, और हिंदुस्तान कहां खड़ा है? बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। अफगानिस्तान का डॉलर कहां पर है? हमारा पड़ोसी ईरान इन तमाम पाबंदियों के बावजूद कहां खड़ा है? और हम कहां खड़े?
जहां हमें हर दफा हमें डॉलर की जरूरत होती है, हम अपने ऐसे कश को लेके चल देते हैं। सादिक साहब की तरफ होंगे। सादिक साहब, हमारा मसला इस वक्त कराची का है। कराची की हम बात कर रहे हैं, अभी अखबार में भी आया था एक डाकू है, उसके बच्चे अमेरिका में भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, जिस तरह से आपने बताया था। ये कौन लोग हैं? वही मैं कह रहा हूँ, सियासी लोग इनको सपोर्ट करते हैं। आपने एक कहा कच्चे के डाकू और एक है पक्के के डाकू। तो पक्के के डाकू जो है, डाकू ही हुए ना, जिनके बच्चे भी अमेरिका में बैठे हुए हैं और इस तरह से। ये पक्के के डाकू ने तो कच्चे के डाकू को बनाया है। पक्के के जो डाकू हैं वो मतलब इन्हीं की प्रॉक्सी है। हाँ, इनकी ब्रांच है वो। ओके, इनकी एक अदारा है इनका वो। पक्के के डाकू यहाँ से निकल के कच्चे के डाकू आ गए, तो उन्होंने कहा भाई तुम उस तरफ रहो, हम इस तरफ रहते हैं। सीधी बात है। आपको पता है इंटेलिजेंस को पता है कौन किसका है, कौन क्या है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं एजेंसियों की तरीके से, अगर हमारा कोई बंदा आएगा हमें सपोर्ट करेगा, थोड़े दिन करेगा, लेकिन वो उसी तरह से मारेगा, पीटेगा, वो करेगा। लेकिन हमें यहाँ चाहिए लोगों को कि 70 में इलेक्शन हुए, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, कराची की बुनियाद पर ला रहा हूँ आपको, कि इलेक्शन हुए, इलेक्शन साफ़ सुथरे थे, बहुत अच्छे थे, साफ क्लियर हुए। कुछ लोग आए, पहले ड्राइंग रूम में सियासत होती थी, वो गलियों में आ गई। लेकिन ये चीज़ सियासत होनी चाहिए कि सियासत गलियों में होनी चाहिए। एक मामूली आदमी होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक शेख रशीद हुआ करते थे लाहौर में, मेराज मोहम्मद खान होते थे, या मेराज खालिद हुआ करते थे। सब ये मिडिल क्लास के लोग थे, अपने साइकिलों पे आए कौमी असम्बली में। आपको सेशन तो पता है सारा, तो अच्छे लोग होते थे ये। तो आज के दौर में ऐसे सियासतदान कहाँ से लाए? नहीं, ऐसे सियासतदान आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन हमारे साथ अगर नाइंसाफ़ियाँ होती हैं तो सबसे पहले तो यही सोचता है कि जब वो आदमी पैसे दे के खर्च करके कौमी असेंबली का टिकट लेगा कहीं से पैसे खर्च करके, तो वही सोचता है इसके वो तो बिजनेस कर रहा है ना, फिर कमाना कैसे। सादिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। असलम साहब कुछ कह रहे थे आप? पार्लिमानी निज़ाम जो है ना इस मुल्क में फेल है। ओके, और पार्लिमानी निज़ाम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में लाड़काना को अलग इंतज़ामी यूनिट बनाना चाहिए, सखर को अलग लाड़काना इंतज़ामी यूनिट बनाना चाहिए, हैदराबाद को अलग इंतज़ामी यूनिट बनाना चाहिए, बेनज़ीराबाद को अलग इंतज़ामी यूनिट बनाना चाहिए, और कराची को भी एक अलग इंतज़ामी यूनिट बनाना चाहिए। कराची को उसके अख्तियारात मिलने चाहिए। यानी आप देखें, लोकल गवर्नमेंट को 140A के तहत कौमी असम्बली आइन के तहत अख्तियारात हासिल आज नहीं दे रहे। NFC अवार्ड नहीं हो रहा पूरे मुल्क में, PFC अवार्ड नहीं हो रहा, PFC अवार्ड नहीं हो रहा, उनको जितने भी इदारे हैं उनको अख्तियारात नहीं दिए जा रहे हैं। यानी कराची जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है। पूरी दुनिया में म्युनिसिपल का मतलब ये होता है म्युनिसिपल कारपोरेशन का कि सफाई की जिम्मेदार वो है, और कराची शहर के जो म्युनिसिपल कारपोरेशन है उसके पास सफाई का इंतजाम भी उसके पास नहीं है, वो भी सिंध गवर्नमेंट ने लिया हुआ है। एक आपसे इजाज़त से एक अल्फाज कहूँगा, उसके बाद मेरे भी काम आपसे शुक्रिया भी अदा करूँगा आपका। एक सबसे बड़ी चीज़ कराची में जो सबसे ज़्यादा हो रहा है, आप ये देखिए, कल भी मुजाहरा हुआ लाइन्स एरिया के इलाके में, लोगों के यहाँ लाइट नहीं थी सुबह से शाम। अच्छा, लाइट नहीं होती सुबह से शाम, लेकिन बिल पूरे आते हैं, उसमें 12 टैक्सेस आते हैं। तो उसके बाद फिर आप हमको फाइलर क्यों करते हो भाई, जब हम सारे टैक्स तो दे रहे हैं। उसके बावजूद जो है ना, फिर पहले सैलरी पे टैक्स है, फिर बाकी चीज़ें इलेक्ट्रिक के बिल पे, गैस के बिल पे, सब पे टैक्सेस है। फिर आप हमसे फाइलर कहते हो कि फाइलर नहीं हो, लिहाजा हम तुम्हारी सिमें वो कर देते। तो ये जुल्म हो रहा है। कल भी मुजाहरा हुआ, कल लाइन्स एरिया में मुजाहरा हुआ, यासीनाबाद, नाजोबाद के इलाके में लाइट नहीं थी। तो ये तो इस तरह बंदानी कॉलोनी के अंदर कई दिन से गैस नहीं है, लाइट नहीं है, खाना पर नहीं पकड़ा। बंदानी कॉलोनी का खास तौर से मैं जिक्र करूंगा, लियाकताबाद की है, वहाँ वहीद भाई होते हैं हमारे करता धरता, उन्होंने ये कहा खास तौर से कि भाई लाइट नहीं है, क्या करें, मुजाहरा कर रहे हैं, बीच में आए। सादिक साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। असलम खान साहब आपके भी कीमती वक्त का बहुत। मैं सर सिर्फ एक ही बात करूंगा, इस कराची के लोगों को मेरा ये पैगाम है कि कराची के लोगों, एक साथ मिलकर जद्दोजहद करो। जद्दोजहद नहीं कर सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो उन लोगों का साथ दो जो कराची के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। उन लोगों का साथ मत दो जिन्होंने इस कराची को लूटा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाजरीन, आज हमने बात करने की कोशिश की कराची के मसाइल के ऊपर। देखें, कराची में 55,000 एकड़ से जायद इंडस्ट्रियल लैंड है, जो पूरे पाकिस्तान की, मैंने जिस तरह से स्टार्ट में कहा था कि GDP का 60% से जायद रेवेन्यू इस कराची से इकट्ठा होता है, लेकिन इसके बावजूद कराची के ऊपर कोई भी उस तरह से खर्च नहीं किया जाता। कराची की जिस तरह से आज एक नई बात मेरे सामने आई कि ना कराची की पुलिस मुकामी, ना कराची के चोर डाकू मुकामी, ना कराची का भिखारी मुकामी। तो जो मुकामी लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, उनके पुरसाने हाल कौन होगा? जिस तरह से कराची की बात की जाती है, अगर इस पे आज तवज्जो ना दी गई तो ये जो करीबुल मर्ग शहर है,
वो अनकरीब अपनी बका की जंग लड़ते लड़ते हार जाएगा। अगर ये जंग हार जाता है तो पूरा पाकिस्तान किस तरह से चलेगा, ये एक बहुत बड़ा साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। अगर आपको अपने पोर्ट्स बचाने हैं, अगर आपको अपनी तिजारत बचानी है, अगर आपको अपनी मईशत को खड़ा करना है, जो कि इस वक्त लूली लंगड़ी जैसी भी मईशत है दुनिया में, देखा जाए इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन जरूर हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उनमें सबसे ज्यादा क्राइसिस का शिकार क्यों है? जब आपकी इंडस्ट्रीज नहीं चलेगी, इंडस्ट्रीज के लिए आपको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, तो ये गवर्नमेंट को सोचना होगा। गवर्नमेंट के करने के काम है कि अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन जब तक आप नहीं लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं आएगी इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर, और खास करके स्पेशली इस साहिल समंदर के ऊपर जो शहर मौजूद है कराची, जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर इसकी नब्ज को आपने, पल्स को उस तरह से मेंटेन ना किया तो खुदा न खास्ता किसी बड़े साने का शिकार ना हो जाए हम लोग। पाकिस्तान इस वक्त जिस मईशत के जिन क्राइसिस से गुजर रहा है, आईएमएफ के पास आप आए दिन चले जाते हैं, जिस तरह की आईएमएफ की शराइत हैं, क्या आप उनको पूरा करने के बाद मुल्क पाकिस्तान को चला सकेंगे? जिस तरह से मुस्तफा कमाल साहब ने बड़ा अच्छा कहा था कि सूद को आप अल्लाह ताला से जंग करने के बाद आप समझते हैं कि आप कामयाब हो जाएंगे, तो क्या ये वाकई आवाज़ दिल से निकलना शुरू हुई है या ये जुबानी अल्फाज है? अगर तो ये बात वाकई दिल से निकलना शुरू हुई है तो यकीनन आज एक असेंबली के मेंबर ने ये बात की है तो बाकी के जितने भी 300 मेंबर्स हैं वो भी यकीनन इसको लब्बैक कहेंगे। तो खुदारा इस पे सोचिए कि हम क्या अल्लाह ताला से मुखालफत करके जंग लड़के किस सिमत जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी आपसे अहले जो हुक्मरान हैं उनसे गुजारिश होगी कि कराची के मसाइल के ऊपर तवज्जो दें और कराची के वसाइल की जो मुनसफाना तकसीम है उसके ऊपर भी तो कोशिश करें। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आज के इस एपिसोड से सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।